पहले अब स्टार्ट करो। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हमने बताया कि एक पार्ट आपका वर्क डन के बराबर हो गया, वर्क डन हो गया। सेकंड पार्ट आपका एनर्जी हो गया और थर्ड पार्ट आपका पावर हो गया। ठीक, तो हमने कहा कि 3 जो किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उनको पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। पार्ट में डिवाइड करने से आपके पूरे ब्रेन में कुछ चीज़ें बैठी रहती हैं। ठीक, हम लोग ही पढ़ते थे पहले, पता चला कि पूरा चैप्टर माइंड में आता, पूरा चैप्टर इधर उधर हो जाता था। टॉपिक वाइज कर लोगे, उसको अलग अलग चैप्टर को अलग अलग पार्ट में कर लेते हो तो ब्रेन में आपके बैठा रहेगा, भूलोगे नहीं। तो हम लोग इसमें पहला कर ले रहे हैं कि वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आते हैं वर्क डन के बारे में। ठीक, तो वर्क डन जरा देखिए, ये है। ठीक, फोर्स ये एफ एक्ट कर रहा है एंगल थीटा पर, और इसको रिजॉल्व करोगे तो इस साइड ये एफ कॉस और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। एक्चुअली वर्क डन की डेफिनेशन ये होती है कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल कौन सा वर्क कर रहा है, यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है। और ये पार्टिकल डिस्प्लेस मान लो यहाँ तक आया ये, और इतना डिस्प्लेसमेंट हमने इसको dx लिख दिया, तो ये जो वर्क डन आपका आ जाएगा ये हो गया एफ कॉस थीटा इंटू dx, या सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एफ dx कॉस थीटा, ये हो गया आपका। ओके, एफ जो हो गया फोर्स हो गया, dx आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थीटा, ये ध्यान दे रहे हैं, थीटा जो है ये क्या है, ये से याद क्या करना, थीटा एंगल ऑफ फोर्स फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, इसको ध्यान दे रहे ना। क्लियर हो गया, इधर को जा रहा है, यहां से एंगल हम ले रहे हैं, या डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के बीच का एंगल हो गया ये। dx डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। अब इस पे पहले हम यूनिट डायमेंशन के बारे में आ जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट केस इसका ये हो गया कि W इज इक्वल टू आपका F इंटू डी या dx हमने लिखा, तो यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन और इंटू मीटर, और यही क्या हो जाती है बताओ, जूल, और ये होती है SI यूनिट, और यही आपकी हो जाएगी डाइन और सेंटीमीटर, तो यही हो जाती है क्या, अर्ग, और ये क्या होती है, CGS हो जाती है। और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर बोलो 7। क्लियर हो गया। इसके बाद और भी एनर्जीज के इसके यूनिट होती हैं, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो कितना हो जाएगा, 1.6 10 पावर -19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पावर 6 कर दो मल्टीप्लाई, तो यही हो जाएगा 1.6, और -6 करो कितना आ जाएगा, -13 जूल। यही हो जाता 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ क्या करोगे, 10 पावर -3 करोगे, जहाँ मिली आवे 10 पावर -3, तो बोलो यही क्या हो जाएगा 1.6 और 10 पावर -20। इन सब यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी पड़ती है और मॉडर्न में पड़ती है। ठीक, तो इनका कन्वर्जन हमें ज़रूरत पड़ता रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं डायमेंशन से फेमिलियर हो चुके हो, क्या हो जाएगा बोलो, ml² t की पावर
और ये वेक्टर है कि स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या हो गया, स्केलर हो गया। स्केलर है तो किसको फॉलो करेगा, अलजेब्रा फॉलो करेगा। अलजेब्रा मतलब क्या हुआ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो। अगली चीज जब W जो है ये पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, ये सब होता है। पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो आया इसके बाद ये वेक्टर नोटेशन पे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो W इज इक्वल टू एफ, जहाँ हमने बताया था कि पूरी फिजिक्स में जहाँ जहाँ कास होता है वहाँ वहाँ डॉट, और जहाँ जहाँ साइन होता है वहाँ वहाँ क्रॉस। तो यहाँ क्या लगा होता है बताओ, ये हो जाएगा एफ, क्लियर हो गया, ये हो गया एफ डॉट डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये लगा, इस पर क्वेश्चन आपको वेक्टर में बता भी चुके हो, आते खूब हैं इस पर। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक तो फर्स्ट हम लोग लेंगे कांस्टेंट फोर्स, एफ जो है कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो। अब फोर्स कांस्टेंट होगा मीन्स एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, 3 न्यूटन समथिंग ऐसे दिया गया है, वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला आप यही यूज करोगे, एफ डी एक्स कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब एफ को जो है तमाम तरीके से वेरी करें, इलेक्ट्रोस्टैट में चलोगे वहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्यू ई यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैकेनिक्स में आपका जो एफ का वेरिएशन हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाता है, या यही बॉडी ऊपर नीचे जा रही तो एम इंटू जी लगा लेते हैं। यही इलेक्ट्रोस्टैट में फोर्स आपका हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा। ठीक, तो ये तरह तरह के वेरिएशंस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो कांस्टेंट का मीनिंग ये हो गया कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है कि 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करा, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड वर्क डन, समथिंग इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे यूज करोगे। सेकेंड केस होता है कि एफ जो है आपका वेक्टर नोटेशन में दिया गया हो, उस केस में क्या करोगे कि इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन। अब वेक्टर नोटेशन में क्या हुआ, जैसे एफ इज इक्वल टू आपको गिवन है एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के, ठीक, एंड डी एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के। अब आपको वर्क डन फाइंड करना है। W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट होता है तो बोल दो क्या करो, I को I से, J को J से और K को, तो ये आपका हो गया एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड एंड डी जेड। इस पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इस पर एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि पार्टिकल डिस्प्लेस होता है 2, 0, 3 टू पॉइंट B 1, -2 एंड 3। अब इस तरह का कोई चीज दिया गया है, ठीक, और फोर्स आपको दिया है F1, F2 एंड समथिंग आई जे के दिया है, तो नेट फोर्स निकाल लिया करो F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक, और ये क्या करो कि A की यहाँ पर आई जे के ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा 2i। यहाँ J 0 है नहीं लिखेंगे तो क्या हुआ 3k। यहाँ पर B जो आ जाएगा आपका ये I -2j और प्लस 3k। तो अब क्या करो ए बी मीन्स B माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसमें जब करोगे तो ये I -2i तो क्या हो जाएगा -i, -2j यहाँ है ही नहीं है तो -2j, और ये हो गया 3k -3k, तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब आप क्या करो W इज इक्वल टू एफ डी एक्स, यहाँ पे एफ डॉट डी एक्स लगा दिया करो, डॉट प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक,
तो ये क्वेश्चन हम लोग वेक्टर में कर चुके हैं, सभी लोग कर लोगे, इजी होता है, कोई कठिन नहीं होता है। ठीक, थर्ड केस हम लोग आते हैं। इफ f इज वेरिएबल, f वेरिएबल हो। देखिए एक्चुअली जो फिजिक्स में क्वेश्चंस होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट डाटा होता है, ठीक, और इसके बाद आपका कर्व होता है, वेरिएबल होता है, ठीक, एप्लीकेशंस होते हैं। ये 4 पॉइंट फिजिक्स में होते हैं, कोई चीज़ पढ़ोगे तो। और इसमें चारों पॉइंट आ जाते हैं कि कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी डाटा क्वेश्चन आता है, वेक्टर का भी आ जाता है, कर्व का भी आ जाता है। इसीलिए जब कोई पेपर सेटर बनाना चाहता है कि यार एक हम वेक्टर का रख दें, एक हम इसका रख दें, तो उसमें चारों इसकी कैटेगरी आ जाती हैं। एप्लीकेशंस का रख दें तो सारे आ जाते हैं। इसलिए वर्क डन, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन जो पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका है। ठीक, अब वेरिएबल हो तो क्या होगा, वेरिएबल का सेंस क्या हुआ, जैसे दिया है f = 2x + 3, अब ये वेरिएबल है, इसको वेरिएबल फोर्स कहेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, W = fx dx x1 to x2, फिर fy dy y1 to y2, फिर fz dz z1 to। अब जैसे जनरली तो क्या होता है कि एक ही x में वेरिएशन दे दिया जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही हैं। लेकिन मान लो वेरिएशन आपको ऐसा दे दिया जाता है कि f = xi yj ऐसे दे दिया जाता है, तो इसका मतलब आपको ये भी लगाओगे, ये भी लगाओगे। ऐसे इसमें दे दिया जाता है zk भी दे दिया गया, तो आपको तीनों पार्ट यूज करना पड़ेगा। और उसमें क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ए 1 2 3 एंड पॉइंट बी 2 4 6 ऐसे, तो कहते हैं भाई वर्क डन निकालो। तो समझ गए होगे ये क्या है, x1, ये x2, y1 y2, ये z1 एंड z2। लिमिट लेकर हम इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन का केवल 3 फार्मूला आपका काम करता है पूरी फिजिक्स में, 3 डिफरेंशिएशन का और 3 इंटीग्रेशन का। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके वेरिएबल डाटा के फिजिक्स में आते हैं। 3 डिफरेंशिएशन याद कर लो, 3 इंटीग्रेशन याद कर लो। तो ये तो हमने आपको बताया वेरिएबल डाटा खो गया। केवल एक्स वेरिएशन ऐसे दिया गया है तो आप इसको यूज कर लो। अच्छा, इसमें भी क्या करेंगे, 2 चीज जरा ध्यान दे रहे हैं ना। 2 चीज क्या, जैसे ये क्वेश्चन दिया जाता है कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इन 3 मीटर हो गया। और क्वेश्चन ये दे दिया गया कि भाई f = x + 2। अब 2 बातें कह देंगे, फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 मीटर। फर्स्ट 2 मीटर का मीनिंग ये हो गया 0 से लेकर 2, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट। मतलब अब यहां तुम जब लगाओगे W = ये लगाओगे fx dx, तो फर्स्ट 2 मीटर का मीनिंग हो गया 0 से लेकर क्या कर दिया, ध्यान देना, फर्स्ट वर्ड आएगा तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो गई, 0। और सेकेंड कहते हैं कि फाइंड वर्क डन बिटवीन 1 एंड 2 मीटर। उस केस में बताओ W = क्या लगाओगे, लोअर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई, और यहां पे लिखेंगे हम लोग fx dx। ये 2 वर्ड जरा ध्यान दे रहे ना। ठीक, फर्स्ट 2 मीटर, फर्स्ट 2 सेकेंड, ऐसा वर्ड कहीं आता है तो मीन्स लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट गिवन जो भी दिया गया है। और ये दिया जाता है कि बिटवीन 1 एंड 2 मीटर मीन्स लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2। ठीक, 1 एंड 2 सेकेंड तो लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 2। तो एक ये वेरिएशन आपको दिया जाता है और इस पर क्वेश्चन खूब आते हैं आपके। और सभी लोग जो निरहु घुरहु हो सभी लोग कर सकते हैं इसको। ऐसे मैंने आपको बताया फिजिक्स में ऐसे चीज़ों को छांट लीजिए, 45 में से 40 क्वेश्चन आपको इसी कैटेगरी के आते हैं। 4-5 क्वेश्चन कोई पेपर सेटर होता है जो बनाता है ढंग का,
बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक, अब किसी को इतना टाइम नहीं है कि बैठ के पेपर बनाएगा, पहले बनते थे, अब नहीं बनते हैं पेपर। IIT को उठा के देख लो तो वो मेडिकल से भी इजी आ रहा है। तो पेपर अब किसी की इतना समय नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये 3 टाइप के हमने आपको बता दिया। अब 4th टाइप का जरा देखिए जो वर्क डन का आएगा। 4th टाइप वर्क डन क्या हुआ, कर्व हमने बताया आपको। ठीक, कर्व वाली जो प्रॉब्लम्स आएंगी ये भी खूब आ रही हैं। ठीक, वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका केवल वर्क डन है, एनर्जी और पावर उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि आप इसको पढ़ लो, इतने पढ़ लेते हो तो 90% क्वेश्चन आपके वर्क डन से आते हैं और 10% क्वेश्चन आपके एनर्जी और पावर से आते हैं। अब कर्व में आते हैं हम लोग। अब कर्व जैसे देख लीजिए, ये आपका फोर्स हो गया, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। ठीक, ये ऐसे कर्व है आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया एंड थर्ड हो गया। अभी हमने बताया वर्क डन जो है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो अब जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने आपको बताया था कि जो नेगेटिव होती हैं तो उनमें क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे के जो कर्व होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, और यदि वो पॉजिटिव ही होती हैं तो क्या करते हैं, चाहे नीचे हो चाहे, और जिसमें स्पेशली हमने आपको 3-4 बातें बताई हैं जैसे डिस्टेंस, स्पीड। ठीक, ये हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो चाहे नीचे कर्व हो चाहे ऊपर हो, हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वेलोसिटी, वर्क डन, इम्पल्स, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। तो ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक, तो ऊपर नीचे से ही काम चल जाता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब बता दो कि कर्व में भी हमने 2 बातें आपको बताई थी। क्या बताई थी, एक तो ये बताया था कोई चीज A इंटू बी इंटू सी के रूप में लिखा जाएगा तो क्या निकालोगे, एरिया। और यदि A इज इक्वल टू बी बाई सी तो ये क्या निकालोगे, स्लोप। तो W जो हो गया, W ये होता है F इंटू डी एक्स। बता दो क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट माइनस एरिया ऑफ सेकेंड और प्लस एरिया ऑफ थर्ड। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो गई। अब हम आते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आ जाते हैं। ठीक, मतलब हम टाइप्स ऑफ वर्क डन कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन में आ जाइए। ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ठीक, ये फोर्स लग रहा है। ठीक, ये एंगल थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, एंड लेस देन क्या हो, एग्जैक्ट 90 ना हो, 90 हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इफ, ठीक, देन W विल बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा हो, मतलब सीधा सीधे क्या हो गया कि पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन हो और 90 से क्या हो, लेस हो, इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है, तो हम कहेंगे वर्क डन क्या है,
हम ये कह सकते हैं कि इफ फोर्स एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल देन वर्क डन विल बी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब 90 से लेस कहीं भी करोगे, रिजॉल्व करोगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही आएगा ये, या अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन ही आएगा, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। सेकेंड, अब आते हैं निगेटिव वर्क डन। अब निगेटिव वर्क डन जरा देखिए, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, फोर्स आपका इधर लग रहा है, ये एंगल आपका थीटा हुआ। अब समझ गए होगे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां जो थीटा हो रहा है वो ग्रेटर देन क्या है, एंड लेस और इक्वल टू 90 से ज्यादा है, और 180 के बराबर है या 180 से कम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स एक्टेड इन डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि रिजॉल्व करोगे तो कंपोनेंट इधर को आएगा, इसका परपेंडिकुलर हम लेंगे नहीं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक, तो हम इसको लेंगे, तो इसका मतलब इन सिचुएशंस में W की वैल्यू यहां बता दो क्या हो गई। सिंपल सी बात हो गई कि इफ फोर्स एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल देन W विल बी पॉजिटिव, एंड इफ वर्क डन एक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल देन W विल बी नेगेटिव। एंड थर्ड सिचुएशन हम लोग आते हैं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन, अब ये जीरो वर्क डन क्या होता है इसके बारे में समझिए, कब कब जीरो होता है इसके बारे में समझ लो। जीरो वर्क डन, ठीक, W इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू बोल दो क्या हो जाए, एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या हुआ, ये कोई बॉडी है, ये इधर को मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, फोर्स आपका इधर काम कर रहा है, बोल दो। तो इस सिचुएशन में वर्क डन आपका क्या हो जाएगा। सेकेंड केस हो गया, और कब कब ये जीरो होगा, और कब कब जीरो होगा। तीन सिचुएशंस आपके पास और चार आ रही हैं। फर्स्ट ये हो गया कि इफ dx की वैल्यू क्या हो जाए, तब भी वर्क डन क्या हुआ, मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हो ही ना। आप जो है किसी लेबर को कह के आए हो भाई ये दीवार आज गिरा देना, वो दीवार हिला तक नहीं पाया, दिन भर वो मेहनत किया, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया, वर्क डन उसका जीरो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। भले आप फोर्स लगा रहे हो, केवल फोर्स से वर्क डन नहीं होता है, आपको जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तक कोई वर्क डन नहीं हुआ। फिर इसके बाद आते हैं, अच्छा इस केस में एक और क्वेश्चन बहुत आता है, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में क्या होता है कि जो फोर्स होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ, उसमें जो है ये आपका पार्टिकल है, चार्ज इधर को मूव कर रहा है और फोर्स आपका हमेशा इधर को लगता है, इसलिए हमेशा वर्क डन लॉरेंज फोर्स से क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा केस ये है कि सर्कुलर मोशन में, अब सर्कुलर मोशन में आइए, ये देखिए फोर्स आपका ऐसे हमेशा, सॉरी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी हो गया और फोर्स आपका ये हो गया, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो हमेशा इसमें भी क्या होता है, जीरो होता है, बोल दो। इसमें हमने दो केस आपको बताए थे, एक केस ये बताया था यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा केस बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, दो फोर्स काम कर रहे थे, टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा था, सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा था, और इधर को जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी था ये। तो इस फोर्स से, सेंटीपिटल फोर्स से वर्क डन आपका क्या था, जीरो था, क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स से वर्क डन आपका जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिधर को बॉडी जाना चाह रही है उधर को फोर्स काम कर रहा है। तो यूनिफॉर्म में वर्क डन जीरो हुआ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वर्क डन जीरो नहीं हुआ। हाँ, उसमें कैटेगराइज करके पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स विल बी जीरो एंड ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स
इज नॉट जीरो। क्लियर हो गया? ये सिचुएशंस आपको तमाम सारी मिलती हैं। जैसे ये देखिए चार्ज पार्टिकल का आता है, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू इससे रिजॉल्व कर रहा है, तो बताओ, अब बताओ यहाँ पर फोर्स तो ऐसे लगेगा, यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा बता दो। ये सारी सिचुएशंस आपकी 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। ये हमने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब और देखिए ध्यान से, फोर्स ही न लग रहा हो तो नेचुरल सी बात है फोर्स नहीं है तब भी वर्क डन क्या होगा। अच्छा फोर्स, अब और देखो, फोर्स को और ब्रेक कर लो, मास इंटू एक्सी। अब एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, एक्सीलरेशन जीरो हो जाए तब भी वर्क डन क्या हुआ। अब एक्सीलरेशन जीरो कब कब हो जाएगा, कब कब हो जाएगा बताओ। एक्सीलरेशन जीरो और फोर्स जीरो कब कब हो जाएगा बोल दो। इफ v इज इक्वल टू क्या हो, पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में हो। इफ b इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो। इन दोनों सिचुएशंस में वेलोसिटी जो है जीरो हो, पार्टिकल रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, इन दोनों सिचुएशन में आपका फोर्स, आपका एक्सीलरेशन जीरो है, इसलिए वर्क डन भी जीरो होगा। इतने सारे केस हो गए जिसमें वर्क डन आपका जीरो आ रहा है। एक हमने क्या बताया, थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। दूसरा क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। तीसरा क्या बताया, पार्टिकल क्या हो, रेस्ट में हो। फिर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। इतनी सारी केसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे कोई ये बिल्डिंग है, ठीक, और कोई थीफ गया और यहां से उसने क्या किया, ये गोल्ड का बॉक्स लिया, चुराया और ये जंप कर गया, ठीक। अब बॉक्स लेकर ये जंप कर रहा है। अब पूछा जाए बताओ भाई ये वर्क डन कितना कर रहा है, तो लिफ्ट वाला केस याद करिए। लिफ्ट वाले केस में F या W डाउनवर्ड्स का हमने बताया था क्या होता है बताओ, mg-c, बोल दो। और जब वो ऐसे गिर रहा है उस केस में A इज इक्वल टू, और A इज इक्वल टू G मीन्स F इज इक्वल टू, तो वर्क डन क्या हुआ, ठीक। अब जो है वो लेकर कूद गया, हाथ पैर टूट गया, घर वाले कहते हैं तुमने कोई काम तो किया नहीं है, चुराग भले लाए हो, लेकिन वर्क डन तुम्हारा क्या है, जीरो है, बोल दो। तो कहने का सेंस हो गया कि वो गोल्ड लेकर कूदा है, जंप किया है, लेकिन वर्क डन उसने क्या किया, जीरो किया। अब इसमें क्या रीजन था, फोर्स जीरो हो गया था, फोर्स नहीं काम कर रहा था। तो इतनी सारी सिचुएशंस हैं जिसमें फोर्स, जैसे थीटा क्या हो गया 90, फोर्स जीरो हो, एक्सीलरेशन जीरो हो, पार्टिकल रेस्ट में हो, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इतनी सारी सिचुएशंस में वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का सेंस हो गया, अब तीन कंडीशन आपके पास हो गई कि इफ फोर्स एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल देन W विल बी पॉजिटिव। If force acted in direction opposite direction of motion of particle, then W will be negative. And if force acted perpendicular direction of motion of particle, then W will be zero. अब जैसे एक केस हम ये लेते हैं, ये हमने ले लिया मास m1 एंड मास m2, ठीक। पुली केस ले लेते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग, m1g डाउनवर्ड्स, टेंशन अपवर्ड, m2g डाउनवर्ड्स, टेंशन अपवर्ड। इसमें हम ये ले रहे हैं कि भाई इफ m1 ग्रेटर देन क्या हो, m2, तो नेचुरल सी बात है कि ये पूरा इधर को एक्सीलरेट करेगा इस साइड को। और यहां पर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग बताओ क्या पढ़े थे, m1 माइनस अपान m1 प्लस इंटू टेंशन का फॉर्मूला बोल दो, 2m1 अपान m1 प्लस इंटू। अब इसमें ये पूछा जाए कि भाई वर्क डन ड्यू टू दिस टेंशन या वर्क डन ड्यू टू वेट ऑफ द m2, या इसके टेंशन या इसके टेंशन, किसी से पूछा जाए
ठीक, पहली बात तो यहाँ पर W इज इक्वल टू जो लगाओगे फॉर्मूला आपका वही लगेगा एफ डी एस कॉस थीटा। हाँ, बस एफ की जगह आपका क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा इंटू डी एस हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा एम जी मतलब दोनों ये फोर्स बदलता रहेगा। अब हम इसके बारे में आ रहे हैं। अब तुम लोग खुद ही बता दो, ये बताओ कि वर्क डन ड्यू टू दिस टेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? क्या होगा बताओ, क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? कैसे पता करोगे बताओ? थीटा ध्यान दो, थीटा ध्यान दो, थीटा ध्यान दो। थीटा जो है क्या हो रहा है, बॉडी जा कहाँ रही है, फोर्स भी कहाँ लग रहा है, थीटा क्या हुआ, जीरो हुआ, और जीरो हुआ तो वर्क डन क्या होगा? मतलब हम ड्यू टू दिस टेंशन वर्क डन निकालना चाहें तो W इज इक्वल टू टी इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। बोलो, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? कैसे पता चला? इधर एक तो जा रही बॉडी है और इधर ही को फोर्स लग रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। चलो अब बता दो, इसकी वजह से बता दो वर्क डन क्या होगा, क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ये डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। हम इसके लिए निकालना चाहें वर्क डन तो ये लिखेंगे W इज इक्वल टू M2G ds cos 180। इसके लिए एंगल कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, इसलिए W क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बोल दो। अब इस क्वेश्चन को करना हो तो वहां पर T रख देंगे और इस केस में M2G रख देंगे और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा या निकाल लेंगे। लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। यहां हमारा मेन एम है पॉजिटिव नेगेटिव बताना आपको। अब जरा इस पे आ जाओ, ये बॉडी कहां जा रही, डाउनवर्ड्स जा रही है, और डाउनवर्ड्स जा रही है। अब बताओ इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, बॉडी नीचे आ रही है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, पॉजिटिव होगा। और इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। बोल दो, बॉडी नीचे आ रही है और फोर्स ऊपर लग रहा है। तो हमें लग रहा पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बोल दो। अच्छा अब ये बताइए, ये कोई बॉडी है, इसको हमने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, वेट इसका डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। ठीक, तो नेचुरल बात है इस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड्स कम रहा। बॉडी कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड ले जाने वाला कोई फोर्स है तो फिर उसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वेट की वजह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो हमें लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब एक चीज और आते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, अब इसके बारे में समझिए। कोई पार्टिकल है, ए मास इसका m है, वेलोसिटी v1 है, मास m है, वेलोसिटी v2 है। ठीक, तो इस केस में एक्चुअली W इज इक्वल टू ये होता है F इंटू डी एक्स। dW कर दो यहां पर, और F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और ब्रेक कर लो, A को लिख सकते हो dV बाई dt, ये हो गया आपका dx। और इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये m और dx अपान dt ये हो गया वेलोसिटी, तो v dv हो गया। बोल दो, ये dw हो गया। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dw v1 टू v2। तो ये वैल्यू आपकी हो गई v1 v2 m b dv। इंटीग्रेट करोगे तो बी स्क्वायर बाई टू b1 टू b2। तो W इज इक्वल टू हाफ m b2 स्क्वायर माइनस हाफ m।
या लिख सकते हो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, या W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। अब इसी केस में देख लो कि यदि V1 V2 बराबर हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ठीक, अब ये जरा देखिए आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। अब मतलब चीज देखिए आपका है कि पार्टिकल है, मास m है, वेलोसिटी v1 है, ये मास m वही है, वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ से w इज इक्वल टू हाफ m, ये हो गया आपका v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एक तो बात ये आ गई है, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी में हम ये देखते हैं कि इफ़ b1 इज इक्वल टू 0 हो जाए और b2 इज इक्वल टू v ले लेते हैं, तब बता दो w इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ mv। यही तुम चलोगे इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक, वहाँ चार्ज पार्टिकल होता है, ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी, तो w इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, तो ये होगा ही होगा, और यही w हो जाता है q डेल्टा v। डेल्टा v हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और यही हम ये लेते हैं कि b1 इज इक्वल टू 0 और b2 इज इक्वल टू v ले लेते हैं, तो समझ गए होगे w इज इक्वल टू q डेल्टा v इज इक्वल टू हाफ m v। डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल v वेलोसिटी, ये इस पर न्यूमेरिकल आपको खूब मिलते हैं। इसी में थोड़ा और हम एक कदम आगे चलते हैं तो W की जगह हम एक चीज और लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी इज इक्वल टू हाफ एम बी। इस पर क्वेश्चन भी आए हैं आपके। फिर यही हम चलते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में चलते हैं, तो वहां पर जानते हो क्या है, W इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, W वर्क डन, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी। यही चलते हम स्प्रिंग में, वहां पे एनर्जी पढ़ोगे तो W इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के। इतने जगह जरूरत पड़ेगी आपको। वर्क डन में वर्क एनर्जी थ्योरम मिल ही गया, इलेक्ट्रोस्टैट मिल गया, इसके बाद आप आगे रिजिड बॉडी में यहाँ मिल गया आपको, तो 3-4 जगह। इसके बाद स्प्रिंग केस आपका आ गया, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, x1 x2 किसी स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं x1 से लेकर x2, स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में सेम फार्मूला आपका काम करेगा। तो समझ गए होगे, इसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गई होगी, कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास है। सब सिमिलर है, करने का मेथड भी है और कैलकुलेशंस भी नहीं होते हैं इसमें, तो सभी लोग कर सकते हो। समझ गए हो किसकी बात हम कर रहे हैं? हाँ, तो सभी लोग कर सकते हो, कोई कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ तो रह गया था, तो उसको भी देख लो, तो फिर आते हैं। इधर देखो, एक चीज़ ये रह गया था कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स आर फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर फील्ड। ठीक, ये कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जहां एनर्जी का कोई लॉस ना होता हो, और नॉन कंजर्वेटिव हो गया जहां पर, ठीक, जहां तुम काम करो और पसीने निकल आवे, समझ लो नॉन कंजर्वेटिव हो गया, और जहां ना निकले वो कंजर्वेटिव हो गया। जैसे हम ये कहें तुम्हें कि कोई
बॉडी है और वो बिल्कुल रफ सरफेस पे आप उसको खींच रहे हो, फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कैसा हो गया? नॉन कंजर्वेटिव हुआ। बोलो, खींच रहे हो, पीछे की ओर आना नहीं चाह रहा है, पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर का जो फ्रिक्शन, ये सारे कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। क्लियर हो गया? और बाकी सब क्या हो गए? सेंट्रल फोर्स और आपका कूलाम्बियन फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव हो गए। क्लियर हो गया? तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्लियर हो गया। नॉन कंजर्वेटिव आपके क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स और एयर फ्रिक्शन, ये सारे कैसे हो गए? नॉन कंजर्वेटिव हुए। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है कि जो है वहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, और नॉन कंजर्वेटिव में होता है। अब दूसरी बात समझो, हम ये कहते हैं कि भाई एक कोई बॉडी हमने रखा और ये कहा कि भाई इसको आप जो है खींच के ले जाना और रफ सरफेस पे ले जाना है, और हमने कहा दो रास्ते तुम्हारे पास हैं। एक रास्ता है कि भाई किनारे किनारे ले जाके उस कोने पहुंचो, और एक रास्ता है कि सीधे शॉर्टकट लेकर जाओ। तो तुमसे पूछे कौन सा रास्ता पकड़ोगे? शॉर्टकट पकड़ो। क्यों? मेहनत करना चाहते नहीं हो, क्योंकि उधर ज़्यादा मेहनत पड़ेगी तुम्हें, इसलिए उधर नहीं जाना चाहते हो, तुमने पाथ को चूज कर लिया। लेकिन अब हम ये कह देते हैं भाई बिल्कुल ऑयल ग्रीस हमने लगा दिया, कोई भी तुम्हें मेहनत नहीं पड़ी, तो कहोगे जिस रास्ते से उस रास्ते से चले जाएं। तो हम कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो कंजर्वेटिव जो है फोर्सेज जो फील्ड हैं, वहाँ वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और जो नॉन कंजर्वेटिव है वहाँ वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो जितने भी आपके फोर्सेज इस तरह के होंगे, जैसे हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट आपका A टू B ले लिया, ठीक। ये वर्क डन W1 हुआ, W2 हुआ, W3 हुआ। तो इस केस में W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू, लेकिन यही नॉन कंजर्वेटिव होता तो वर्क डन इक्वल नहीं होता। जैसे क्वेश्चन एक ये आता है आपका, ये है कोई स्फीयर है और हम ये चार्ज पार्टिकल को ये इधर ला रहे हैं, W1 इधर ला रहे हैं, W2 इधर ला रहे हैं, W3, तो बता दो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका कैसा है? कंजर्वेटिव है। तो यहां पर W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू वर्क डन सेम होगा, बोल दो। तो ये जितने भी आपके हैं कंजर्वेटिव, वहां पर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज एक और, कि ये लूप कैसे भी क्यों ना हो और ये कंप्लीट साइकिल ऐसे कोई पार्टिकल चल रहा है, तो इसके लिए वर्क डन का होगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यही नॉन कंजर्वेटिव होगा तो 0 नहीं होगा। तो ये चीज आ गया। ऐसी आपका क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन ये है, a gravitational field is present in a region at the mass are shifted from A to B through the different path as shown. If W1, W2, W3 represents the work done by the gravitational force along the respective path, then समझ गए होगे कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? B करेक्ट है, ये वाला करेक्ट हो गया। किसमें? नहीं, कोई भी होगा, वर्क डन आपका हमेशा क्या हो जाएगा? वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए, अब देखो ये वेरिएबल आ गया आपका। अब इस केस में देखो, फोर्स आपको दिया गया है एक्स ऑन अ पार्टिकल वाई डायरेक्शन, ठीक, और ये वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव वाई 0 टू। जब वेरिएबल डाटा आता था हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि या तो डिफरेंशिएट करो या तो यहाँ क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। कैसे करेंगे? W इज इक्वल टू क्या करोगे? यहाँ पे देखो वेरिएशन y में दिया गया है, बोल दो। तो हम यहाँ पर सीधे देखिए, फॉर्मूला तो पूरा हमने आपको ये बताया था,
x1 x2 fx dx प्लस y1 y2 fy dy प्लस z1 z2 fz dz। x के बारे में कहीं कुछ कह ही नहीं रहा कि y के बारे में कह रहा है, तो हम ये वाला ले लेंगे। तो बोल दो w इज इक्वल टू y1 क्या है 0, y2 क्या है। अब fy तो वही मतलब कि 20 प्लस 10y और यहाँ लिखेंगे dy। इंटीग्रेट करिए तो क्या हुआ 20y, ये क्या हुआ 10y स्क्वायर बाई, अब ये क्या हो जाएगा 0 टू अपर लिमिट माइनस, तो 20 1 माइनस 0 5 1 माइनस 0, तो ये आ गया 20, ये आ गया 5, तो आंसर क्या आया। सारा चीज देखिए आपका एमकेएस में दिया है, तो आंसर हमारा किस में आ गया जूल में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो। यूनिफॉर्म फोर्स 3I plus G acts on a particle mass 2 kg, hence the particle displaced। अब ये हम पॉइंट ए लिख देते हैं 2I plus K एंड पॉइंट बी 4I plus 3J और माइनस K। द वर्क डन, तो पहले तो तुम ए बी निकाल लो, अभी हमने बताया था b माइनस, तो बताओ 4I माइनस 2I और ये हो जाएगा 3J माइनस के बोल दो, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, और W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना दिया गया है 3I प्लस J और डिस्प्लेसमेंट आपका 2I 3J और माइनस I को I से कितना आया 6, J को J से कितना आया 3 और मिलके क्या हो गया। ठीक, वेक्टर में भी इसके क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। अब देखिए कर्व का आ गया। ठीक, अब इसमें क्या है फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। तो बता दो, यहां से यहां तक कह रहे हैं। अब जरा ध्यान दो, यहां पर देखो, यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया, यहां से नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, एक ये हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया। तो W इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट एंड प्लस एरिया ऑफ, चलो फर्स्ट का बता दो कितना हो जाएगा 4 इंटू सेकेंड का बता दो हाफ 5 इंटू, तो कितना आ जाएगा बताओ 8 प्लस कितना हुआ, बोल दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बॉडी मास 3 kg, फटाफट डाटा लिखा करो। 3 kg अंडर द कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट S इन अ मीटर गिवन बाय द S इज इक्वल टू T स्क्वायर बाई 3। ठीक, और T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको क्या निकालना है वर्क डन। ठीक, यहां पर आपके पास कई रास्ते हैं। एक तो आप लगा सकते हो W इज इक्वल टू मास इंटू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक लगा सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी आपका हो जाएगा ds बाई dt, और कितना आ जाएगा 2/3 इंटू टी। ठीक, अब क्या करो, वर्क एनर्जी निकालने के लिए T इज इक्वल टू 2 सेकेंड कह रहे हैं। ठीक, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, तो यहां पर T इज इक्वल टू 2 और T इज इक्वल टू 0 करके हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा एक्सीलरेशन निकाल लो, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया dv बाई dt, तो ये कितना आया 2/3।
अब हम मान लो ये लगाना चाह रहे हैं कि F इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सी और इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मास तो 3 kg, एक्सीलरेशन 2/3, डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में तो 4/3 बोल दो, 4 बाई तो कितना आ जाएगा बोल दो, ये 3 3 कैंसिल, 8/3 जूल आ गया। बोलो वर्क एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, W इज इक्वल टू हाफ m B2 स्क्वायर माइनस, अब B2 स्क्वायर 2 सेकेंड पे निकालो तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालोगे, यहां 2 रखोगे तो कितना आएगा 4/3। अब देखिए हाफ 3 4/3 हो जाएगा 16/9 और फिर यहां 0 रखो, ठीक, तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 3 जा क्या हुआ 9 हुआ, तो यह भी आंसर आपका कितना आ गया, बोल दो। दोनों रास्ते आपके पास थे जो आपको इजी लगे। अब आते हम लोग, फिर कर्व आ गया, फोर्स अफेक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस x आई शोन, द फोर्स इज इन न्यूटन, x इज इन मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग द ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 0 to 6 मीटर, 0 to, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। तो अब बता दो W इज इक्वल टू क्या करोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस, अब इसका एरिया बता दो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, इसका एरिया बता दो 1/2, 6 - 3 कितना हुआ 3 इंटू, तो हो जाएगा 9, ये 9/2 तो हो गया 9 प्लस 4.5 तो 9 4 13 पॉइंट। जूलॉजी के भी क्वेश्चन से आसान होते हैं क्वेश्चन, फिजिक्स के बस एक बार मजा आ जाए, एक बार आ जाएगा तो इसमें इतना अट्रैक्शन फिजिक्स में होता है कि आपको छोड़ेगी ही नहीं, बहुत अट्रैक्टिव सब्जेक्ट होता है ये, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये आपका जेई के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, मास फटाफट डाटा लिखा करो, ये 0.5 kg, ठीक, लाइन पाथ विद वेलोसिटी v दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4, नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ वर्क डन निकालना है, अब वर्क डन के फॉर्मूले आप, ठीक। अब यहां पर देखिए वेलोसिटी दिया गया है तो हम सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम में पहले वेलोसिटी, अब जरा ध्यान दो, x बराबर 0 x बराबर 2, तो वेलोसिटी एट 0 मतलब v इनिशियल निकाल लो तो 4 आएगा, और v फाइनल निकाल लो तो बताओ 3 और 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 4 तो हो जाएगा 4 12 और 12 4, बोलो, तो W इज इक्वल टू हाफ m बता दो 0.5, ये 16 का स्क्वायर, हमने कहा था 20 तक के स्क्वायर रट डाला करो, 4 का स्क्वायर, अब बताओ ये 1/4 सीधे हम इसको कर ले रहे हैं, 0.5 को 1/2 कर लिया, और ये कितना आ जाएगा 200, 0 और ये 40, तो बताओ कितना आ गया, बोल दो, ठीक। अब इसमें देखिए कोई शूट केस वगैरह है, ठीक, तो कह रहे हैं कि जो वर्क डन है 80 kg, मास 80 kg दिया है, चलो ठीक, हमने डाटा लिख दिया, ये लिख दिया, एंड एट द डेस्टिनेशन लोअर्स इट डाउन बाय द डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, मतलब वही dx हो गया, 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर कर लिया हमने सीधे। फटाफट एक ही लाइन में एमकेएस में रखा करो, हीट ब्रांच छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेज एमकेएस यूज किया करो।
फिर कह रहे हैं कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द, अब कह रहे हैं कि कितना वर्क डन वो करेगा लोअरिंग द शूट कोइस, तो समझ लो कितना करेगा। W बराबर फॉर्मूला लगाओगे एफ डी एक्स कॉस थीटा। चलो F में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास और इनटू क्या निकालोगे mg लगाओगे यहां पर, सूटकेस का वेट बोल दो mg, डिस्प्लेसमेंट और एंगल जानते हो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। बोलो वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप लगा रहे हो। तो अब बताओ m की वैल्यू 80, g की वैल्यू 10, 9.8 दिया, अप्रॉक्सीमेट 10 हम रख लेते हैं, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट 0.8 इंटू -1 सॉल्व करोगे यही आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया? बोलो। 2 पर्सन ए एंड बी परफॉर्म्स, दो लोग हैं ए और बी, और सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, दोनों का वर्क डन क्या है, मूविंग बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस डी विद डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है डी है, एंगल दोनों का अलग अलग है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ए टू द फोर्स अप्लाइड पर्सन बी, दोनों का फोर्स अलग अलग है, तो इसका फोर्स हमने रख दिया एफ ए और इसका फोर्स हमने रख दिया एफ बी। क्या करोगे, फार्मूले पे आ जाओ, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब बताओ, देखिए W सा सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, क्या बदल रहा है F और एंगल बदल रहा है, तो क्या करोगे F1 अपान F2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 अपान कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 2 तो हो जाएगा कॉस 60 अपान कॉस 45, 60 की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 और ये हो जाएगा 1 अपान √2 चला गया ऊपर, तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 1 अपान F1 की वैल्यू दी गई है आपको, नहीं रेशियो पूछा है, तो ये बताओ यहाँ पे जो दे रहे हैं कि F1 अपान F2 दे रहे हैं 1 अपान √x, और तुम्हारा जो आंसर आया है 1 अपान √2 आया है, तो समझ गए हो रूट दोनों में हट गया, तो x इज इक्वल टू, बोलो कोई डाउट। 10. A person puts a box on a rough horizontal platform surface. He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. Therefore, मतलब क्या कह रहे हैं, a person, ये बॉक्स है ये, ठीक, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइज फोर्स, ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये 15 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक। Thereafter he gets respectively tired in his applied force reduced linearly with distance of 100 न्यूटन, थक जाता है, और थकने के बाद यहाँ तक जब आया, यहाँ आने के बाद अब 100 न्यूटन धीरे धीरे हो जाता है उसका, यहाँ तक आते आते ये 100 न्यूटन तक फोर्स हो जाता है, मतलब कि एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं हो जाता है, 200 यहाँ तक था और 200 के बाद 199, 190, 180 ऐसे होते 100 तक आ जाता है, ठीक। और कितना आता है, द टोटल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉक्स हैज बीन मूव 30 मीटर, पूरा 30 गया तो 15 तो ये हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 15 मीटर बचा, ठीक। अब बताओ कैसे करोगे, बताओ, दिमाग लगाओ। देखो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, 15 मीटर के फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम यहां पे आ गई है, यहां क्या आ गई है, यहां जो है कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तब भी यहां भी काम बन जाता आपका, लेकिन फोर्स यहां क्या रहा है, चेंज हो रहा है। तो फोर्स जो चेंज हो रहा है तो इसका फिर और कोई मेथड नहीं है, सबसे आसान मेथड इसका हम ये करेंगे, कर्व बना लेते हैं। देखो इधर हमने ले लिया फोर्स,
इधर ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये हमारा 200 न्यूटन का फोर्स हो गया, ये हम 100 न्यूटन का फोर्स ले लेते हैं, ये 0 न्यूटन का फोर्स हो गया, ये आपका 15 मीटर हुआ, ये आपका 30 मीटर हुआ। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बनाया जहाँ पर आप गलती कर सकते थे। तो अब देखिए 200 तो सीधे सीधे यहाँ तक आया, 15 तक ये फोर्स में कोई चेंज। इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये 30 मीटर ये देखिए 100 तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है इतना, ये देखिए ये बोलो। अब यही कहते 0 आ जाता है तो इसको सीधे यहाँ मिला देते, बोलो। लेकिन 0 नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कितना तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, मजा आ गया इस पे। तो अब क्या करो, सीधे इसको क्या करोगे, मिला दो। अब ये मिला दो, ये देखो ये मिला दो, बोलो। अब समझ गए होगे, ये पूरा एक एरिया हम ले लेते हैं। कई सारी चीजें इसके अंदर वो जानना चाहे, एक तो वही गलती कर जाओगे, यहाँ भी F इंटू यहाँ भी वही लगा के आंसर लगाओगे तुम, वो नहीं होगा। दूसरा चीज कर्व के बारे में भी थोड़ा सा वो जानना चाह रहे थे। तो अब कर्व के बारे में देखो, एक तो पूरा हम ये ले लेते हैं, ठीक, तो ये हम पूरा जो ले लेते हैं इसको हम पूरा फर्स्ट मान लेते हैं, और एक ये हो गया सेकंड हो गया, और एक ये थर्ड हो गया, क्योंकि कर्व कहाँ तक नीचे लेते हैं, एक्स एक्सिस तक लेते हैं। तो अब बताओ कि W इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका एरिया बता दो 15 इंटू, तो 15 इंटू 200, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। इसका एरिया बताओ सेकंड वाले का, हाफ, यहाँ से यहाँ तक बोलो 15, और ये बता दो 100, ठीक। अब ये वाले को बताओ, इसके वाले थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 100, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 3000 आ गया। ये बताओ 50, 700, और ये कितना आया, ऐड कर लो, बोल दो, कोई डाउट। अब इसी में कहते 0 हो जाता है ना, तो ये कर्व सीधे मिला देते हैं, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन आपको एक मिला। कंसीडर फोर्स F, ये F है, यहां पर ओवरलैप कर गया है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपका 1,0 एंड पॉइंट B 0,1 along द लाइन सेगमेंट इज। अब बताओ वर्क डन कह रहे हैं, यहां पे इन्होंने कर्व दिया हुआ है, तो ये बताओ वेरिएबल डाटा है, तो बताओ भी हमने क्या बताया था, x1 to x2 f(x) dx, फिर बोल दो y1 to y2 fy dy। अब z का है नहीं तो हम लिख नहीं रहे हैं, बोलो। अब बताओ w इज इक्वल टू x1, ये देखो x1 है और ये क्या है, x2 है, तो पहले तो वैल्यू रखो ये, तो चलो 1 और 0 रख दिया। fx हमारा क्या है, -x, और इसको लिखा हमने dx, प्लस y1 0 और y2 1 fy y इंटू dy। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, -x²/2 1 0, और ये बोल दो y²/2 0 टू अपर लिमिट माइनस, तो माइनस बाहर निकाला, इसकी जगह 0 रखा, और इसकी जगह हमने 1 रख दिया माइनस में, या ऐसे रखो, ये हो गया -0, और माइनस यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस में आएगा 1/2। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 0, तो सीधे सीधे क्या आंसर आएगा, ये वाला करेक्ट हो गया आपका। एक वेरिएबल डाटा का बढ़िया क्वेश्चन आपको मिला, बोल दो।
फिर है क्वेश्चन, फिर वेरिएबल डाटा आपको मिला। सो दैट फोर्स मास आपको दिया है, कितना दिया है 2 kg, ठीक, वो गिवन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड ध्यान दो जी। अब ये बताओ, यहां पर भी दो रास्ते आपके पास हैं, चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो और चाहे W इज इक्वल टू वही। चलो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से काम करते हैं। तो बताओ वेलोसिटी निकालो, कितना आ जाएगा 6t प्लस, अब b इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और b फाइनल निकाल लो। तो b फाइनल करोगे 6 इंटू क्या आएगा 5, कितना आ जाएगा, ठीक। तो ये बता दो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mb m b2 स्क्वायर 30 स्क्वायर माइनस 0, तो हो जाएगा, बोल दो। क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपको मिला। ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू g/2 से जा रहा है, ठीक। एज शोन इन अ फिगर, वर्क डन बाय अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। ये जो रिएक्शन ये काम कर रहा है, कह रहे हैं इससे वर्क डन क्या होगा। तो यहां फॉर्मूला हम यूज करेंगे f dx cos थीटा। अब पहले f के बारे में आ जाओ। लिफ्ट हो रहा है कोई बॉडी, और याद करो जब ऊपर की ओर लिफ्ट होता है, लिफ्ट वाला केस क्या बताया था, f इज इक्वल टू W इज इक्वल टू m g प्लस a। झूला झूलते हो ऊपर जाते हो तो वेट क्या होता है, बढ़ता जाता है, नीचे आते हो तो घटता जाता है, लगता है जान थोड़ा सा खिसक रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ तो m लिखेंगे, यहाँ g लिखेंगे, और यहाँ क्या हो गया g/2। तो ये फोर्स आपका कितना हो जाएगा 3mg/, फोर्स का काम हो गया। थीटा बता दो क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब एक बात और बच गई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में दिया है t टाइम में, बोलो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ at, बोलो। चलो रेस्ट चल रहा है u में, कोई डाउट नहीं है। अब यहां बताओ प्लस की माइनस क्या लगाओगे, बोलो। अच्छा चलो उसको छोड़ो, पहले a की जगह क्या लोगे, क्या लेंगे, बिल्कुल सही g/2 लिया जाएगा। हमने बताया था कि ये जो g काम करता है केवल आइडियल मोशन में काम करता है। कोई बॉडी फ्रीली ऊपर जा रही है या फ्रीली डाउनवर्ड्स जा रही है, उसी केस में g काम करेगा। यदि किसी बॉडी को कोई सोर्स ले जा रहा है, वहां g का कोई रोल, यहां कोई सोर्स ले जा रहा है और वो सोर्स है जिसका एक्सेशन कितना है g/2 है। ये ध्यान दो यहां पर इस क्वेश्चन को, हमारी बात समझ में आई। ये जो g हम यूज करते हैं वो आइडियल मोशन के लिए यूज करते हैं, वैक्यूम में होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, तब g काम करेगा आपका। और एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, वहां g काम नहीं करता है, वहां पर एक्सीलरेशन जो दिया गया है वो काम करेगा। अब दूसरी बात है कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, पार्टिकल ऊपर का एक्सीलरेट हो रहा है तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। अब यहाँ थोड़ा गलती कर सकते हो तुम लोग, ऊपर जा रहा है, पहली गलती करोगे माइनस और दूसरी गलती करोगे जी लिखोगे, तो दोनों गलतियां आपकी हैं यहाँ पर। तो बता दो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे प्लस हाफ g/2 इंटू, अब वैल्यू रख दो। तो W इज इक्वल टू एफ की जगह 3mg/2, डिस्प्लेसमेंट की जगह g
बाई 4t² और एंगल थीटा की वैल्यू 0 है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1। तो आंसर आपका आ जाएगा 3mg² t² बाई, ये प्लस क्यों हुआ? पहले बात तो माइंड से निकाल दो कि अंडर ग्रेविटी कहानी है ये, ठीक। जो तुमने दिमाग में बैठाया पढ़ा है वो ये है कि कोई बॉडी ऊपर जा रही तो माइनस जी लेते हैं और नीचे आ रही तो प्लस जी लेते हैं, ठीक। वो आइडियल मोशन के लिए होता है। आइडियल मोशन क्या हुआ? एक तो नंबर 1 वैक्यूम का होना चाहिए और नंबर 2 उसको फ्रीली ऐसे हम जैसे पेन को फेंक दें या गिरा दें तब का वो काम करता है जी, अदरवाइज वो काम, यहाँ जब कोई एक्सटर्नल सोर्स काम करता है वहाँ वो जी काम नहीं करता है। जब एक्सटर्नल सोर्स काम करता है वहाँ ए काम करता है और यहाँ ए की वैल्यू दिया है g/2 और पार्टिकल ऊपर को एक्सीलरेशन दिया गया है। इट्स मीन्स पार्टिकल एक्सीलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर को क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है, इसीलिए क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। रिटार्डेशन होता तो क्या लेते? माइनस लेते। हमें लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको, बोल दो। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपको कई सारे मिल गए यहाँ पर।